हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन के मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? तो रुपया नामक सिक्का जो है वो किस शासक ने निर्गत किया था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका शेरशाह। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताओ। और यार, हर वीडियो में मैं 100 लाइक का टारगेट रखता हूँ, तो कंप्लीट कीजिए। और आप सभी लोग जानते हैं 28 और 29 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम भी है। अब मुश्किल से 1.5 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है, इसलिए प्रॉपर तरीके से तैयारी करो ताकि अच्छे से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आ पाओ। तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उतबी। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि प्राचीन पतंग पतन पुहार किसके तट पर स्थित था? तो किसके तट पर स्थित था ये? कावेरी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किसके तट पर? कावेरी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका नदी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा दोस्तों? चौथा ऑप्शन करेक्ट। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका संगनकल्लू। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण युगीन पुरा स्थल से राख का टीला जो है वो मिला हुआ था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? भारत सरकार अधिनियम 1900 या 1892। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने संवैधानिक सुधारों की मांग की। इसी के फलस्वरूप ब्रिटिश संसद ने 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ, जिसके अतिरिक्त सदस्यों की संख्या केंद्रीय परिषद से बढ़कर कम से कम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई, है ना। और अतिरिक्त सदस्यों में 2/5 सदस्य गैर सरकारी होते थे। ये भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों या जातियों व विशिष्ट हितों के आधार पर जो है वो नियुक्त किए जाते थे। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो क्या उद्देश्य था गांधी जी के नमक सत्याग्रह का? नमक कानून को निरस्त करना। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को, और अप्रैल 6 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़कर इसको खत्म भी कर दिया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल के स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? बनारस। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरकार ने 19 जुलाई 1905 को विभाजन की रूपरेखा जनता के सामने रखी और 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा भी कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया गया।
1905 में ही बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने भी स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स किसकी नीति थी ये? डलहौजी की। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस नीति के तहत अगर कोई भी राजा महाराजा का पुत्र नहीं होता था तो उसके राज्य को जो है वो अपने राज्य में ये जो है डलहौजी मिला लिया करता था। दत्तक पुत्र यानी कि जो गोद लिया पुत्र होता था इस नीति के जो है वो मान्य नहीं था। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांग सीटी क्यांग। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। व्रत ज्वार कब आता है? आराम से बता सकते हो। जब सूर्य तथा चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में होते हैं तभी व्रत ज्वार आता है। ठीक है ना, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन में होने वाली वर्षा का संबंध शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभ से है ना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ये चक्रवात जो है वो भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत स्थित है, भारत के आपको बताना है कि किस कोऑर्डिनेट में स्थित है भारत। 8 डिग्री 4 सेकंड से 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 सेकंड से 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतरों के मध्य जो है वो भारत स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चंस का कौन सा तीसरा ऑप्शन मेरे ख्याल से बिल्कुल करेक्ट होगा। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाली संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 31%। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। साख पत्र दिया जाता है, साख पत्र को क्रेडिट कार्ड भी कहते हैं। यह हमेशा आयातकर्ता द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चंस का कौन सा दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कहाँ पर, यह आपसे पूछा गया है। आवाज़ थोड़ी सी आपको मेरी कमज़ोर लग रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत खराब है इस वजह से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कानपुर में। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। ये 1978 में लागू की गई थी और 1978 में किसकी सरकार थी? जनता पार्टी की। तो बस तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? M3 को मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। M3 इक्वल टू होता है M1 प्लस बैंकों की शाब्दी जमाएं, है ना। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है किससे? तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये वित्त मंत्रालय से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये आपसे पूछा गया है। वो जो कह रहा है LM सिंघवी समिति कब शुरू की गई थी और PK थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति और GKV राव समिति, ये समितियां जो है वो कब कब शुरू की गई थी उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है वो लगाना है। बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताइए। देखो अगर हम बात करें, देखो LM सिंघवी समिति जो है वो कब शुरू की गई थी? तो ये 1987 में जो है वो शुरू की गई थी। कब? 1987 में। ठीक है। PK थुंगन समिति ये 1988 में शुरू की गई थी, 1988 में। ठीक है। अशोक मेहता समिति की अगर हम बात करें तो ये 1977 में शुरू की गई थी, है ना, 1977। और GKV राव समिति
तो जी के बी राव समिति 1985 में शुरू की गई थी। तो सबसे पहले अशोक मेहता समिति शुरुआत की गई थी, यानी कि पहला तीसरा जो है वो पहले नंबर पे आएगा। तो देखो तीसरे ऑप्शंस में दे रहा है। फिर आपका जी के बी राव समिति, फिर आपका आ जाएगा एल एम सिंघवी समिति, फिर थोंगन समिति। बिल्कुल ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में देखो अनुच्छेद 368 के तहत जो है वो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। प्रस्ताव जो है वो सदन के दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। हाँ, अगर धन तथा वित्त विधेयक के लिए प्रतिबंध है तो ये हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? तो शून्यकाल जो है वो भारत की देन है। भारत ऑप्शंस में है नहीं है, तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? वो जो कह रहा है राज्य तथा राष्ट्र स्तर की दोहरी नागरिकता है, नहीं। राज्य की एकल नागरिकता है, नहीं। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, ये बिल्कुल ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देखो कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।